सभी जिज्ञासुओं को नमस्कार एवं जय बाबा की। आज के एक प्रसंग में आपको ग्रह वास्तु के संबंध में हम कुछ बोलने जा रहे हैं। उसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वास्तु दोष के लिए सरल से सरलतम कौन सा उपाय हो सकता है, जिसके बारे में आप नहीं समझते हैं और नाना प्रकार की कष्ट और परेशानियों से और तमाम तरह की जो तरक्की होती है वो सब वहाँ स्थिर सी हो जाती हैं। तो इसके विषय में फिर आप अन्यत्र कहीं न कहीं जा कर के पूछते हैं, ज्योतिषियों से भी सलाह लेते हैं कि अब हमारे ऊपर कौन सी दशा महादशा चल रही है जिसके कारण से हमारे परिवार में तरक्की नहीं हो रही है। तो इस संबंध में हम आपको पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आपका घर अपना है, आपने घर अपने विधि विधान से जैसे भी बनाया है तो उसमें कहीं आपका वास्तु दोष तो नहीं है। यदि वास्तु दोष मकान के अंदर होता है तो वो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई दिक्कत परेशानी देता ही रहता है। अतः वास्तु पुरुष की पूरी जानकारी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको वास्तु दोष का कोई उपाय मिल जाएगा, तो उससे आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अब वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए अगर कोई ये कहता है कि मकान ये यहाँ से ये चीज़ यहाँ हटानी पड़ेगी, ये यहाँ तोड़ाई करनी पड़ेगी, ये बाथरूम यहाँ से हटाना है, वहाँ सेट करना है, तो इस तरह से वास्तु दोष का निवारण करने के लिए लाखों रुपए का खर्च हो जाता है। अतः ये सब सारे खर्चों को बचाते हुए यदि आप सटीक उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अगले ही समय से आपको सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तो वो कैसे खुलते हैं? देखिए, वास्तु दोष तो किन्हीं कारणों से भी हो सकता है और पूरा वास्तु सही तो किसी का नहीं होता है। 100 में 100% वास्तु अगर किसी का सही हो जाए तो ये वैसे संभव नहीं है, वो लेकिन हो भी सकता है, नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जहाँ वास्तु के हिसाब से रसोई का स्थान होना चाहिए वहीं होना चाहिए। अब साधारण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके घर में आपने मकान बनवाया, अपना घर बनवाया है, अच्छी तरह से बनवाया और लाखों रुपए खर्च होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपके घर में पूजा का स्थान भी होना चाहिए, तो वो पूजा का स्थान आपका पूरब या ईशान कोण पे आना चाहिए। ईशान कोण में ही पूजा का स्थान सर्वोत्तम होता है। अतः आप पूरब से और ईशान तक के बीच में आप अपनी पूजा की व्यवस्था कर सकते हैं। अब ये पूजा का स्थान आपका उचित स्थान पर नहीं है तो वास्तु दोष तो लगेगा पूजा का। अगर आप दक्षिण में पूजा करते हैं या पश्चिम में करते हैं या किसी दूसरे कोण पे करते हैं तो उसका दोष लग जाता है। ठीक इसी तरह से अब आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण गर्म कोण होता है। अब यहाँ पर जो स्थान है सही माने में देखा जाए तो ये है आपकी रसोई का स्थान, क्योंकि रसोई में गैस जलती है, अग्नि का तेज होता है, तो उसमें आपको जो है अग्नि कोण होना जरूरी है। तो आपकी रसोई का सही स्थान कहाँ होना चाहिए? आपको जो है आग्नेय कोण पर रखना चाहिए। आग्नेय कोण पे ही जितने भी बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह जो होते हैं वो भी आग्नेय कोण के ही होते हैं। इसके अलावा आपके अंदर अगर शस्त्र वगैरह हैं आपके पास, तो जो भी शस्त्र हैं उन शस्त्रों को रखने रखाने का हिसाब किताब भी जो है उसी आग्नेय कोण पे ही होता है। अगर वहाँ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि हाँ वास्तु दोष हो जाएगा। ऐसे ही अब दक्षिण में आ जाइए, तो दक्षिण में आपका स्थान है सीढ़ियों का। दक्षिण और पश्चिम दोनों स्थान पर सीढ़ियों का स्थान होता है। अगर आपकी सीढ़ी दक्षिण पश्चिम में नहीं है और आपकी सीढ़ी जाकर के उत्तर में निकली हुई है तो वास्तु दोष वहां से भी लग रहा है। अतः सीढ़ियों का स्थान जो होता है वो दक्षिण और पश्चिम में होना चाहिए। अगर आपकी इस तरह से व्यवस्था नहीं है तो वास्तु दोष हो गया। मेन गेट आपका जिधर सड़क है उधर ही आपको रखना पड़ेगा, चाहे वास्तु दोष हो या न हो, मजबूरी है आपकी। तो इस तरह से जो है तमाम तरह से ब्रह्म स्थान होता है बीचों बीच का, तो और वहाँ खाली होना चाहिए लेकिन खाली नहीं है।
दूसरी बात, दक्षिण की दिशा ऊंची होनी चाहिए, उत्तर की दिशा नीची होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपका उत्तर ऊंचा है, दक्षिण नीचा है, तो वास्तु दोष हो गया। मतलब आपके साथ में वास्तु दोष कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या पैदा कर रहा है। आप कितना दोष को दूर कर लेंगे? अगर करते भी हैं तो तमाम तरह का धन लगेगा उसमें, व्यवस्था सही करने में। लिहाजा ये तो शुभारंभ करने के समय की बात है कि हमें वास्तु दोष के हिसाब से मकान बनाना है, उसी के हिसाब से नक्शा बनाना है, उसी के हिसाब से आप तैयार कर लेंगे तो आपका वास्तु दोष 60-70% तक समाप्त हो सकता है। अगर 70% भी आपका वास्तु दोष दूर है तब भी आप बहुत अच्छे हैं और सुखी हैं। अगर इससे ज़्यादा है, 90% वास्तु दोष खराब है या 10%, तो आप समझ लीजिए कि आप तो उस घर में पहुंचेंगे तो तब से ही कोई न कोई समस्या सुनिश्चित सी हो जाती है। अर्थात आप जा ही रहे हैं वहाँ भोगने के लिए कि अब तो हमको भोगना ही भोगना है, जैसा भी होगा तैसा। तो इस तरह से इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक सरलतम मैं उपाय आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आप जो है एक झंडे की व्यवस्था करें और अपने मकान पर छत पर झंडे की व्यवस्था कर लें और झंडा लगाएं। झंडा कैसा, कितना ऊंचा होना चाहिए, झंडा कितना बड़ा होना चाहिए, झंडा कैसा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, इस संबंध में भी आप समझ लीजिए। क्योंकि झंडा आपके सारे घर के वास्तु दोष को, जो अंदर है और बाहर है या छत पर है, जो भी वास्तु दोष जहां जहां से भी तैयार हो रहा है या हो चुका है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको यदि कोई वास्तु दोष से बचा सकता है तो वो ध्वज है। देखिए, ध्वज आपकी विजय का कारक होता है। अर्थात आपके घर में किसी भी प्रकार की, नाना प्रकार की जो कष्ट हैं, बीमारी चल रही हैं, आप धन से दुखी हैं, आपका मन हमेशा खिन्नता से भरा हुआ है, घर में क्लेश रहती है, आपकी अच्छी कही हुई बात भी आपको बुरी लगती, किसी को बुरी लगती है, अर्थात परिवार में एक दूसरे में अनबन बनी रहती है, अथवा बच्चे सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी आपके अंदर तनाव बना रहता है। तो इन सारी बातों में कोई ना कोई कारण तो होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कारण है, बिना कारण के तो कोई कर्म होता ही नहीं। तो ये सब कर्म हो रहे हैं आपके घर परिवार में, तो क्यों हो रहे हैं? तब इन परिस्थितियों में आकर के आप अपने बुद्धिजीवियों से जाकर के, ज्योतिषियों से जाकर के ये अपनी कुंडली इत्यादि को दिखाना प्रारंभ करते हैं कि कुंडली में ऐसा हमारी में कौन सा दोष है, काल सर्प योग है या और कोई दोष है जिसके कारण से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, सारी तरक्कियां रुक गई हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ये समझिए कि कहीं आपका वास्तु तो खराब नहीं है। आप कुंडली को लिए जा रहे हैं, ज्योतिषियों ने आपको देख करके बताया कि कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, अच्छी महादशा चल रही है, आपके सारे कार्य अच्छे होने चाहिए, फिर भी नाना प्रकार की परेशानी होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुंडली के 12वें भाग में जो व्यय भाव है उसमें अगर राहु वगैरह है तो वो तो कष्टकारी होता ही है, वो कष्ट देता ही है, नाना प्रकार की परेशानियां, उलझने पैदा कर देता है। और यदि उस कुंडली में केतु है तो केतु तो मोक्ष का कारण होता है। केतु जितना राहु खराब होता है उतना केतु खराब नहीं होता है। तो केतु के लिए और उसके हिसाब से तो ऐसा कहा गया है कि केतु आपका बुरा नहीं करेगा, केतु आपका कल्याण का भाग। और जो केतु जिसके 12वें भाग में स्थित है तो वो निश्चित रूप से देवी पार्वती के उपासक होते हैं और देवी पार्वती की उनके ऊपर असीम अनुकंपा होती है। शक्ति साधना में वो संलग्न रहते हैं, शक्ति में विश्वास रखते हैं और उसी के माध्यम से उनकी मोक्ष की गति निश्चित हो जाती है। लिहाजा इतना खराब नहीं होता है। शुक्र अगर है 12वें भाव में तो शुक्र विलासता का कारण होता है और आप विलासता तभी तो कर पाएंगे जब आपके पास धन होगा। तो लिहाजा शुक्र से भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और अगर आपकी छत पर किसी प्रकार के से भी वास्तु दोष हो गया है या राहु का प्रभाव है वहां, तो उसको भी समाप्त करने के लिए मैं आपको एक सरल उपाय जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से समझें। तो उसके लिए होता है ध्वजा। आप अपने मकान के ऊपर ध्वजा स्थापित करें
ध्वजा की सही दिशा तो वायव्य कोण पर कही गई है, अर्थात तो उत्तर और पश्चिम के बीच में आपकी ध्वजा का सही स्थान बताया गया है कि वहां आपकी ध्वजा लगनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस दिशा में ध्वजा लगाने के लिए कोई स्थान नहीं है, आपके पास उधर किसी का मकान बना हुआ है या आपका भी बना हुआ है, उधर सही दिशा नहीं है, नहीं बन पा रही है, ध्वजा नहीं लग सकता है, तो ज्यादातर आप अपने मेन गेट के साइड में ही ध्वजा लगाएंगे। तो उसमें आप जो है पश्चिम के कोने पर या उत्तर दक्षिण के कोने पर भी आप ध्वजा लगा सकते हैं, उत्तर में, वायव्य में अथवा पश्चिम में। अब समस्या ये आती है कि ध्वजा कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो ध्वजा का मैं पहले आपको कलर बताता हूं कि इसके लिए ध्वजा का कलर होता है केसरिया कलर, केसरिया हो और त्रिकोण का ध्वज होना चाहिए। त्रिकोणी ध्वज जो है सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तो कभी कभी हमने देखा है कि डबल त्रिकोण के, डबल ट्रायंगल के जो ध्वज होते हैं वो हनुमान जी की उनमें प्रतिमा वगैरह छपी होती है या देवी की छपी होती है, तो वो भी होते हैं। लेकिन सर्वोत्तम जो कहा गया है ध्वज वो ट्रायंगल यानी त्रिकोणी होना चाहिए। और उस त्रिकोणी ध्वज में बीचों बीच में ओम अगर लिखा हुआ है, अगर सफेद साटन इत्यादि से आप उसमें ओम अंकित करवा देते हैं उस ध्वज पे, तो वो भी बढ़िया, बहुत अच्छा रहता है। अगर ओम नहीं है, स्वास्तिक अगर आप बनवा देते हैं, तो स्वास्तिक से क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करने के लिए आना चाहती है, तो उसमें पूरी तरह रुकावट होकर के और वहां के वहीं वो घूम जाएगी। अर्थात वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर, आपके मकान पर, आपके बाल बच्चों पर, कभी किसी पर भी कोई असर नहीं कर सकती और वो तुरंत ही वापस हो जाएगी। इसलिए उसमें बीचों बीच में आप स्वास्तिक बनवा सकते हैं, आप ओम लिखवा सकते हैं, आप त्रिकोणी केसरिया कलर का अथवा पीले कलर का ध्वज लगा सकते हैं, या गेरुआ रंग, वो भगवा कलर होता है, ये भगवा कलर का भी आप जो है ध्वजा अपने मकान के ऊपर अगर लगवाते हैं, तो आपके जितने भी घर के अंदर से लेकर के और छत के ऊपर तक के जितने भी वास्तु दोष बन चुके हैं वो सब समाप्त होते हैं। ये इतना सरल उपाय है कि इसके लिए आपको किसी भी भटकने की क्रिया नहीं है, ये किसी के कहने में या किसी के कहने से भटकने में नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस सरल उपाय को कर करके आप अपना अनुभव करें कि इस कार्य को करने से हमको कितना लाभ हुआ है। इससे अनेक लाभ होते हैं। देखिए नाना प्रकार की जो परेशानियां आपके घर में चल रही हैं। एक और बात बता दूं इसी बीच में कि ये आवश्यक नहीं है, आपने जब घर स्थापित किया उस समय वास्तु दोष के हिसाब से सारी समस्याओं को निदान करके ही आपने घर निर्माण किया, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं था। अब और हम 2-4 साल अच्छी तरह रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में आकर के नाना प्रकार की परेशानियां आने लगी हैं, परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हमें धन का लॉस हो रहा है, हमारे पास धन नहीं बच रहा है और मान सम्मान में भी, प्रतिष्ठा में भी हमारे कमी आ रही है। तो इसमें कोई कारण कैसे हो सकता है? घर का प्रवेश हमने किया था, बहुत अच्छा, अच्छे मुहूर्त में किया था, फिर ये बीच में क्यों? देखिए बात यह है कि वास्तु तो कभी भी बन सकता है, कभी भी बिगड़ भी सकता है। यदि आपने अपने घर के अंदर बीच में आकर के उसमें कोई भी अगर परिवर्तन किया है तो आपका निश्चित रूप से वास्तु डिस्टर्ब होगा ही। आप अगर मकान बना रहे हैं, पहले से बना हुआ है और उसमें आपने कुछ सुधार किया तो उसमें वास्तु आपको डिस्टर्ब करेगा ही। तो वास्तु बीच में भी बिगड़ सकता है। अब बीच में बिगड़ सकता है तो उसका भी उपाय है कि उस उपाय से आप अपने बिगड़े हुए वास्तु को सही कर सकते हैं। तो सही करने का तरीका क्या है? आपके मकान के ऊपर ध्वज की स्थापना हो, ध्वज का पूजन हो, ध्वज का पूजन करके एक राड ले लें स्टील की, और स्टील की राड में उस ध्वजा को स्थापित कर दें, पूजन करके और ध्वजा को लगा दीजिए आप।
निश्चित रूप से आप इस उपाय को करेंगे तो आपको तन से, मन से, धन से और समाज में आपकी प्रतिष्ठा जो भी थोड़ी भंग हो गई है वो भी आपकी प्रतिष्ठा पुनः लौटेगी। यश कीर्ति की आपकी वृद्धि होगी यदि आप इस तरीके से करते हैं। आपके घर के जितने वास्तु दोष हैं, जितने भी जहां भी हैं, वो सब निकलते हैं। दूसरी बात, यदि आपकी सीढ़ियां ऐसी दिशा में हो गई हैं जिसके कारण से, जैसे मान लीजिए सीढ़ियों की दिशा है दक्षिण की और आपके यहाँ सीढ़ियां बन गई उत्तर में, जब उत्तर में सीढ़ी बनी हुई है या ईशान कोण पे आपकी सीढ़ी बनी हुई है तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। अब इस दोष को कैसे शांत करोगे? तो इसके लिए भी यह है। और फिर सीढ़ियों को ढकने के लिए भी आपने ऊपर से छत बनवा रखी है तो वो उसकी और ऊंचाई हो रही है, तो उसके लिए भी आप जो है उन दूसरी जो छत है, सीढ़ियों के ऊपर जो छत है, उसकी लेवल से भी और ऊंचा आप ध्वज रखें। ऐसी राड लें जिससे कि उसकी ऊंचाई से भी कम 2-4 फुट आपका ध्वज उससे ऊंचा रहे, तो इससे भी आपका ये दोष समाप्त हो रहा है। ऐसे दोष को समाप्त करने के लिए और ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए ये सहज उपाय हैं। ध्वजा की मान्यता तो वैसे भी आदिकाल से चली आ रही है। पहले राजा महाराजा भी ध्वजा लगाया करते थे, ध्वजा के साथ चलते थे और ध्वजा के साथ ही एक दूसरे पर जब युद्ध होते थे तो अपने अपने झंडा को लेकर के आगे बढ़ते थे और झंडा के अंदर बहुत बड़ा बल होता है। उस झंडे के बल पर ही वो जो है उनके अंदर उत्साह होता था और उत्साह के साथ भी झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जैसे आपने भी ये गीत गाया होगा, जब आप पढ़े लिखे होंगे तब ये गीत गाया होगा 15 अगस्त 26 जनवरी पर कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो झंडा ऊंचा रखने के लिए, जो झंडे को साथ ले जाने के लिए या झंडे को ऊपर ऊंचा करने के लिए, उसमें आपको उत्साह आता है। उत्साह आता है तो आपकी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है फिर, और आ भी गई होगी तो वो भी उसमें निकल जाती है। तो इसलिए नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए, घर की नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए, आपके अंतर्मन की नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए ध्वजा का होना बहुत जरूरी है। फिर से आप समझ लीजिए कि यदि आपके मकान के ऊपर छत है, छत के ऊपर आपकी ध्वजा है और ध्वजा इस क्रम से है, इस कलर से है, तो वो आपको विजय दिलाएगा, यश दिलाएगा। आपके घर से जितनी भी बीमारियां पैर पसार गए हैं, मतलब बीमारी जा ही नहीं रही है, एक बीमारी ठीक होती है तब तक दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा तैयार हुआ उसको ठीक कराया, उसका इलाज कराया, तब तक तीसरा तैयार हो गया, तीसरे को आ गया। अब इस तरह से कोई न कोई, अर्थात कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर से दवाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और आप इस बात से बहुत दुखी हैं। तमाम तरह के इंतजाम होते हुए, आपके घर में पूजा पाठ होते हुए भी, लेकिन बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो क्या कारण है, इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि आपके घर के अंदर पता नहीं कहां कहां पर वास्तु आपका बिगड़ा हुआ चल रहा है और राहु आपकी छत पर आपके ऊपर गंदगी है, छत पर आपकी साफ सफाई नहीं होती, छत पर अगर आपके झाड़ू नहीं लगता तो वहां ऊपर बैठा बैठा राहु भी आपका खेल बिगाड़ रहा है। तो इसलिए समय अनुसार हफ्ते में 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, जितना भी संभव हो सके अपनी छत की सफाई रखिए। इसके अलावा यदि आपका ध्वज लगा हुआ है तो निश्चित रूप से जो नेगेटिविटी आना चाहती है या पहले से रुकी हुई है, वहां ध्वज लगाते ही वो नेगेटिविटी आपकी समाप्त हो जाएगी और पुनः उसमें प्रवेश नहीं करेगी। एक बात। अब दूसरी बात हम आपको और समझाएं। आपने ध्वज तो लगवा दिया सही मुहूर्त में, मुहूर्त देख करके, जैसे मुहूर्त क्या है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और आपकी पूर्णमासी है और कोई अच्छा योग है, उसमें आपने ध्वज की स्थापना कर दी, ध्वज का पूजन करा करके स्थापित कर दिया और कुंडली भी आपकी
गड़बड़ चल रही है, किसी भी प्रकार का आपकी कुंडली में कोई दोष आ गया है या पहले से ही है, तो उसके लिए एक और सरल उपाय इसके साथ में ये है कि आप पीतल का एक त्रिशूल ध्वज के साथ में लगा सकते हैं। पीतल का एक त्रिशूल उस ध्वज के साथ में जोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि फिर किसी भी प्रकार के, चाहे आपकी कुंडली में कोई दोष हो, चाहे आपके घर के अंदर कोई दोष हो, चाहे आपकी वाणी में दोष हो, चाहे आपके कर्मों में दोष हो, सारे दोष अपने आप धीरे 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 सब निकल के बाहर हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका, आपकी संतान का, आपके घर का, आपके परिवार का मान, यश, कीर्ति, विद्या, बुद्धि, ये सब में फिर आपका एकदम प्रकाश शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब ध्वज लग चुका है, अब ध्वज तो लगवा दिया एक बार आपने, फिर उसकी कोई खबर नहीं ली। आंधी आई, तूफान आया, ध्वज फट गया, फटा हुआ ध्वज चल रहा है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अथवा ध्वज को लगे हुए बहुत समय हो गया, उसका कलर बिल्कुल फीका हो गया, ध्वज बिल्कुल सिकुड़ गया, फट गया, तो ऐसा ध्वज नेगेटिविटी फैलाता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप घर के मुखिया हैं या आप जो भी हैं घर के मेंबर हैं, तो आप ये जरूर रखें ध्यान कि हमारा ध्वज जो मकान के ऊपर है वो जीर्ण शीर्ण तो नहीं हो गया है। अगर जीर्ण शीर्ण हो गया तो आप ध्वज को बदल दीजिए, उसमें विलंब न करिए, क्योंकि जितना आप विलंब करेंगे उतने ही दिनों में वो नेगेटिविटी आपको पिछले सब हावी हो जाएगी और हावी होकर के आपको परेशान करके रख देगी। इसलिए यदि आपका ध्वज जीर्ण है, फट गया है, पुराना पड़ गया है, उसका कलर बिल्कुल फीका पड़ गया है, तो आप अविलंब उस ध्वज को हटाइए और दूसरा ध्वज लगा दीजिए। तब आप जाकर के सुकून महसूस करेंगे, आराम महसूस करेंगे, आपके अंदर नई पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने में महसूस भी करने लगेंगे कि हाँ ये हमने बदल दिया है, तो अब हमारे अंदर कुछ सुधार पैदा हो रहा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब ये नहीं है कि एक बार ध्वज लग गया फिर वो लगा है वो ही चल रहा है और जाने के बाद वो तमाम सड़ गया, गल गया, फट गया, ये सब काम हो गए, लेकिन आपने कोई ध्वज की तरफ नहीं ध्यान दिया। तो इसलिए ध्वज की रक्षा करना भी आपका काम है, तब तो ये काम बनेंगे। तो ध्वज का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप देखते होंगे मंदिरों पर, आश्रमों पर, संस्थाओं पर, ये सब जगह ध्वज लगते हैं, झंडा लगते हैं। ये इसीलिए लगते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों की जो गुम्बद होती है उसके ठीक बीचों बीच में एक त्रिशूल लगा हुआ होता है। ये क्या होता है कि उस क्षेत्र की नेगेटिविटी एनर्जी को समाप्त करता है, बाहर चली जाती है और वो क्षेत्र शुद्ध आचरण, शुद्ध वातावरण में होता है। दूसरी बात, उस मकान पर या उस प्रांगण में कभी कोई भी आपदा नहीं होती है। क्यों? कि वो सारी आपदाओं को दूर करने वाला उपाय होता है। इसलिए आप सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित, आपके बच्चे तरक्की करें। आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लग रहा है तो कौन सा कारण है? कोई ना कोई तो कारण है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर कभी कोई ध्यान नहीं देता है। आप डॉक्टर के पास तो चले जाएंगे अपनी मर्ज दिखा करके दवाई लेने के लिए, आप ज्योतिषियों के पास तो चले जाएंगे कि हमारा समय बड़ा खराब चल रहा है, जिस कार्य को हम करते हैं उसी में हमको हानि होती है और कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो उस क्यों नहीं हो रहा है, इसके मेन कारण क्या हैं? इसका कारण आपके घर से ही है। तो इसलिए आप अपने घर से, आप अपने महल से और आप अपने मकान के अंदर से जो भी नेगेटिविटी की जो स्रोत हैं उन सारे स्रोतों को समाप्त करेंगे और उपाय करेंगे। तो उपाय करने से निश्चित सफलता मिलती है। बिना उपाय के तो कहीं कुछ होता ही नहीं, आप भी जानते हैं बिना उपाय के क्या होता है।
ये वास्तु तो इस तरह से होता है कि जैसे आप ये कहें कि हम तो अपने घर में रह ही नहीं रहे, हमने तो अपना घर बनवाया ही नहीं है अभी तक, हम तो किराए के मकान में रहते हैं। तो देखिए, चाहे आप किराए के मकान में रहें, चाहे अपने निजी भवन में रहें, यदि वास्तु दोष जिस मकान में भी है और उस मकान में जो भी रहता है वो उसी पे प्रभाव करता है। जैसे कि बरसात हो रही है और आप छाता लगा के जा रहे हैं और छाता में सुराख हैं, छेद हो रहे हैं, और बारिश हो रही है तो वो छेदों के माध्यम से आप भीगेंगे। अब आप ये कहें कि उस छाता को आप लगा रहे हैं तो आप ही भीगते हैं, ऐसा नहीं है। उस छाता को जो भी लगाएगा वही भीगेगा। अर्थात उस मकान में चाहे वो किराएदार हो चाहे स्वयं मालिक हो, जो भी उस वास्तु बिगड़े हुए मकान में रहेगा वो उसका प्रभाव झेलेगा ही। इसलिए आप ये सुनिश्चित करके जहां तक हो सकता है वहां तक सरल उपाय करें। और उपाय तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा सरल उपाय ये बता लेकर के आया हूं जिससे आप आसानी से कर सकते हैं और इससे आपका भला हो, आप सुखी रहें, आपका जीवन का कल्याण हो और आपकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हों। उस हिसाब से ये संक्षिप्त मैंने आपको उपाय बताया है। आप इसके विषय में चिंतन करें, विचार करें। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखें। आज तक अगर आपके मकान के ऊपर कोई झंडा ध्वज नहीं लगाया गया है तो आप प्रैक्टिकल करके देख लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा ज्यादा खर्चा है। आप प्रैक्टिकल करके देखें और देखने के बाद फिर अनुभव करें कि इसके करने से हमको कितना आराम मिला है। आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे घर के अंदर से नाना प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त होगी। कभी कभी आपका मन बहुत खिन्न होता है, आपके अंदर गलत विचार आते हैं, गलत भाव आते हैं, तो ये सब नेगेटिविटी है। इसलिए इसको समाप्त करने के लिए आप अगर ये उपाय करते हैं तो आप अपने आप महसूस करने लग जाएंगे कि हाँ ये बात ठीक है, हमारी समझ में आ रही है। और आपके अंदर से घर से हारी बीमारी, समस्याएं, कामों कार्यों का फेल होना, नाना प्रकार की मान सम्मान में जो भी अवनति हुई है उसमें आप सुधार महसूस करेंगे। यदि आप इस उपाय को करते हैं, करके देख लीजिए। आपको अच्छा लगे आप करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने मन मर्जी का होता है। अगर ऐसा आप महसूस करें कि ये हमारे लिए उत्तम रहेगा तो प्रैक्टिकल करने में कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों को आप ध्यान रखें और ध्वज की व्यवस्था करके आप जरूर ऐसा अनुभव करके देखें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।